नमस्कार। वैदिक गणित नमस्कार के जी। प्रणेता स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस इसी उपलक्ष्य में आपको मैं आज मिलवाने जा रही हूँ श्री गोपाल दास शर्मा जी से, जो 1996 से विद्या भारती से जुड़े हैं। 2001 में इन्हें हिमाचल प्रांत का वैदिक गणित सह प्रमुख बनाया गया। 2007 में गोपाल दास जी विद्या भारती उत्तर क्षेत्रीय वैदिक गणित प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। पिछले 22 वर्षों तक हिमाचल शिक्षा समिति के विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर अपनी सेवाएं दी और वर्तमान में सरकारी सेवा में गणित के अध्यापक हैं और संघ के स्वयंसेवक भी हैं। गोपाल दास जी, सर्वहितकारी संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षण क्षेत्र में आप किस तरह से आए, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। नमस्कार। नमस्कार। आपका जो प्रश्न है शिक्षण क्षेत्र में किस प्रकार से मेरा प्रवेश हुआ है, इसके पीछे भी एक बहुत रोचक घटना है। मैंने बीएससी 1993 में बीएससी पास की। बीएससी पास करने के बाद मेरा जो संघ से संबंध था, संघ का मैं स्वयंसेवक के नाते काम करता था, तो मेरा मन संघ के कार्य को करने का ही अपने जीवन भर करने का था। तो उसके बाद मैं बीएससी करने के बाद संघ के प्रचारक के रूप में निकल गया और 2 वर्ष तक संघ का पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में काम किया, जिसमें मुझे वर्तमान में जो हमारे क्षेत्र के उत्तर क्षेत्र के विद्या भारती के संगठन मंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन, उनके सानिध्य में मैंने कार्य किया 2 वर्ष तक। उसके उसी बीच-बीच में मेरे पिताजी मुझे कहते रहते थे कि सबसे पहले बीएड करो, बीएड करने के बाद आप संघ का काम करो या जो भी आपने काम करना हो आपके इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट को मानते हुए मैं बीएड करने के लिए 1996 में चला गया। 1994 में 95 में। 1995 में बीएड करने के बाद 1996 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई। उसके बाद मैं शिमला में घूमने गया था। वहाँ पिताजी भी काम में सर्विस करते थे, उनके पास रहता था, तो बाज़ार में घूमने निकला था। 11 बजे का समय था, तो मेरे एक मित्र जो विद्या भारती के स्कूल हमारा जो शिमला में चलता है, हिमाचल शिक्षा समिति के मार्गदर्शन में, वहाँ से वो घूमने आए थे, तो उन्होंने मुझे मिले कि आपने भी शिक्षा में विद्यालय में काम करना है, तो आज वहाँ पर इंटरव्यू है 1 बजे, तो आप मेरे साथ चलिए, आप भी वहाँ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो जाएँ। तो ऐसा कोई मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन मैंने साक्षात्कार देने का एक मन हुआ कि मैं भी देखता हूँ कि साक्षात्कार कैसे होता है, उसकी इच्छा थी। तो वहाँ चला गया, तो वहाँ जाके जब मेरा परिचय वहाँ की प्रबंध समिति के द्वारा हुआ, उन्होंने कहा कि अब आपसे ज़्यादा साक्षात्कार करने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे कार्य करता रहे हैं, इसलिए आप केवल इतना हमें बताइए कि आप शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं हमारे विद्यालय में कि नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने उनको अपनी जो थी वो काम करने की जो हाँ कर दी और उसके बाद वहाँ पर मैंने 6 महीने आचार्य के रूप में बीएससी गणित अध्यापक के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात वहाँ से फिर मुझे प्रधानाचार्य बना करके भेज दिया गया। इस प्रकार से फिर जो मेरा बीएड के दौरान शिक्षा के प्रति मेरी रुचि जागृत हुई थी, तो उसके बाद फिर मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना जो कार्यकाल था बाकी जैसे 22 वर्ष तक मैं इस विद्या भारती में फिर प्रधानाचार्य के रूप में काम किया, तो निरंतर मेरा इसी प्रकार से फिर आगे क्रम चला। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि आप किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वैदिक गणित के प्रति आपकी रुचि कैसे बनी? वैदिक गणित जो विषय था जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे तो उसके बारे में हमने कभी इसका नाम पहले नहीं सुना था वैदिक गणित के बारे में। जी। लेकिन जब मैं वहाँ पर शिमला में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, तो वहाँ पर एक विभाग स्तर की एक कार्यशाला लगी थी। तो मैंने ऐसे चलते-फिरते देखा कि वहाँ पर हमारे उस समय के जो प्रांत के प्रमुख थे शिवराज भारती जी, वो वैदिक गणित के सूत्र ब्लैक बोर्ड पे लिख के उनको समझा रहे थे।
तो एक आधे सूत्र हमने भी पढ़ लिया चलते-चलते, और फिर हमें लगा कि बहुत कठिन काम है, संस्कृत में इस प्रकार के सूत्र हैं। और लेकिन वैदिक गणित एक मन में भी, वैदिक गणित गणित हम जानते थे, वैदिक गणित कौन-सी चीज़ है, ऐसा एक मन में स्ट्राइक होती रही। और उसके बाद जब 1997 में, जनवरी 1997 में विद्या भारती का हमारा यहाँ हिमाचल में 40 दिवसीय उसमें प्रशिक्षण होता था, उसमें हमें भेजा गया। तो वहाँ पर हमारे जो उसमें उत्तर क्षेत्र के इसके वैदिक गणित के प्रमुख थे प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह जी, उनके द्वारा हमें वैदिक गणित सीखने को मिला। और उसके बाद हमारी इसमें काफ़ी रुचि बनी, और उसके बाद हम निरंतर इस कार्य को, उनके जो पुस्तकें थी विद्या भारती के द्वारा, शिवराज भारती जी की पुस्तक थी, उसको पढ़ा। और जो प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह जी ने हमें टिप्स दिए, वो हमें अच्छे लगे। और उसके बाद हमने स्वयं भी और विद्यालय में भी उसको पढ़ाना प्रारंभ किया। जी, तो बहुत इसी अच्छा। प्रकार से इसी जो वैदिक गणित के प्रति मेरी रुचि उत्पन्न हुई। क्योंकि वैदिक गणित बचपन में भी सभी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, तो पता ही नहीं होता कि ये है क्या। लेकिन जब एक बार कोई हाँ इसको जी। सीख ले तो फिर उसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें टेक्निक्स इतने अच्छे हैं कि कैलकुलेशंस बहुत आसानी से हो जाती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि किस उम्र के बच्चों को वैदिक गणित सीखनी चाहिए? मतलब कौन-सी उम्र से शुरू कर देना चाहिए? ऐसा प्रश्न अक्सर कई बार मेरे से पहले भी कई बार कई वर्गों में कइयों ने पूछा है। तो इसके मेरे अनुसार वैदिक गणित सीखने की कोई उम्र नहीं है। जब से बच्चा बोलने लगता है, कुछ सीखने लगता है, उसी समय से वैदिक गणित सीखना प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए जब हम बच्चा को हम सिखाते हैं कि कोई एक वस्तु है, इसमें उसी प्रकार से दूसरी वस्तु अगर उसको दे दी जाए, तो उसको गिनने के लिए कहते हैं, तो 1 और 1 2 हो गया। 2 में फिर हम एक और वैसी वस्तु दे देते हैं, तो 3 हो जाता है। वहीं से हमारा वैदिक गणित प्रारंभ हो जाता है। 1 का 1 अधिक करके हम उनको बच्चे को ज्ञान देते हैं कि 1 का 1 अधिक 2। तो सीधी गिनती या उल्टी गिनती का ज्ञान भी जब हम बच्चों को करवाते हैं, तभी वैदिक गणित का उसमें सूत्र शुरू हो जाते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनेन पूर्वेण। तो इसके लिए तो प्रारंभ से ही इसके लिए कोई उम्र की सीमा मेरे अनुसार नहीं लगती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम शुरू में ही काउंटिंग फर्स्ट क्लास में बच्चों को सिखाते हैं, तो वहीं पर से ही अगर बताया जाए कि यहाँ पे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिसेंडिंग है, 1 से लेके 10 तक सीरीज़ में नंबर्स हैं, तो ये सूत्र अगर वहीं से बताए जाएँ, तो बच्चों को बाद में दिक्कत नहीं आएगी, उनका शुरू से ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। थोड़ा-सा गोपाल दास जी ये बताएँ कि वैदिक गणित मत है क्या? इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले तो लोगों को पता नहीं था वै कि क्या होता है, लेकिन ये किसने खोज की? कहाँ से आया वैदिक गणित? वैदिक गणित कोई अलग प्रकार का गणित नहीं है। ये एक प्रकार से गणित की एक विधा है। क्योंकि गणित को प्रश्नों को हल करने के लिए एक ही प्रश्न को कई प्रकार से हल किया जा सकता है। तो मेरे अनुसार जो मेरा अपना मानना है कि ये इस प्रकार का गणित भारतवर्ष में प्राचीन समय से चलता आया होगा। लेकिन इसको सभी के समक्ष लाने के लिए जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य थे, 143वें शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया। और जो गणित था उसके लिए संस्कृत में से शब्दों का ऐसा चयन किया ताकि इनको एक जो 16 सूत्र और 13 सूत्रों की उन्होंने एक माला रूपी जो एक सूत्र उन्होंने तैयार किए, इनको विधियाँ बनाई। और उन जितने भी प्रश्न शॉर्टकट तरीके जो पहले भी शायद चलते होंगे हमारे भारतवर्ष में, उनको 16 सूत्र और 13 सूत्रों में एक माला के रूप में पिरो के हमारे समक्ष रखा। भारतवर्ष में जगह-जगह उन्होंने इस प्रकार के व्याख्यान दिए। आज उनका जन्मदिन भी है, जिसको हम पूरे अभी दिन को भी हमारी कार्यशाला ऑनलाइन जो बैठक थी, इस स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी के जन्मदिन के ऊपर हुई। और इसमें भी वैदिक गणित का जो विकास क्रम था हमारा, उसके ऊपर चर्चा हुई, वर्तमान में हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो इसका वैदिक गणित का जो उसके बाद जो उनके हमारे समक्ष जो आया 1965 में 60 में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद 1965 में इसकी जो पुस्तक थी वो बाजार में आई, जो उन्होंने जगह-जगह पे वैदिक गणित के प्रचार-प्रसार में अपने उद्बोधन दिए थे। उसके माध्यम से उनको संग्रह करके इसकी एक पुस्तक बाजार में वैदिक गणित के नाम से प्रकाशित हुई, और वर्तमान में वो पुस्तक हर जगह उपलब्ध है। उसी के आधार पर आज बाजार में बहुत सारी पुस्तकें उनको कई अन्य तरीकों से लिख करके
बाजार में आ चुकी हैं। जी, बहुत अच्छा। अगर जैसे किसी व्यक्ति को सीखना है या कोई स्टूडेंट है या कोई भी सीखना चाहता है, हाँ, तो कौन-सा ये माध्यम उनको आपका यूज़ करना प्रश्न चाहिए? कुछ किताबों के हाँ, नाम बता मैं सकते हैं जो वो यूज़ करें जिससे कि इसमें आसानी जो से माध्यम का है, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो वैदिक गणित है, इसके लिए जो पुस्तकें हैं, वो स्वामी जी की जो पुस्तक है, उसको एकदम से जो नए लर्नर हैं, उनको हाँ सीखने जी, के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, उनको थोड़ा आसानी से समझ नहीं आ पाती है। लेकिन विद्या भारती ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है और जो उत्तर क्षेत्र है उन्होंने अपनी एक श्रृंखला पुस्तकों की निकाली है कक्षा तीसरी से लेकर 10वीं कक्षा तक, जिसमें सभी विधियों को जो स्वामी जी की विधियां उनको बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाया गया है, उसमें स्टेप सहित उसको दिया गया है और उसमें माध्यम भी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम दिए गए हैं। लेकिन मेरे अनुसार जिन बच्चों का संस्कृत में रुचि है, संस्कृत का ज्ञान अच्छा है, वो वैदिक गणित को और भी अच्छे गहराई से इसमें सीख सकते हैं और अधिक इसमें रिसर्च वर्क भी आगे कर सकते हैं। क्योंकि जो सूत्र दिए गए हैं, वो ज़्यादातर संस्कृत के सूत्र हैं। वेदों के बीच में से सर्च करके स्वामी जी ने दिए हैं। तो संस्कृत का ज्ञान होना भी ताकि हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं, उनमें बहुत सारा ऐसा गणित छिपा हुआ है, उनमें से और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो संस्कृत का ज्ञान मुझे लगता है कि बहुत उत्तम है, बच्चों को होना चाहिए। अगर इसमें वैदिक गणित में और ज़्यादा इसमें आगे बढ़ने का किसी ने विचार किया हो। जी, बिल्कुल सही है क्योंकि संस्कृत ही सभी लैंग्वेज जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और अगर हमें संस्कृत भी आती है, तो हमें वैदिक गणित सीखना और भी आसान लगेगा, क्योंकि फिर हमें इसके सूत्रार्थ में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। अच्छा, गोपाल दास जी एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई एग्ज़ाम्स में स्टेप्स की मार्किंग होती है, वहाँ पे हर स्टेप्स के मार्क्स दिए जाते हैं और वैदिक मैथ्स में हमें पता है कि कोई भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है तो उसका आंसर सीधे ही आ जाता है या बच्चे ओरली भी आंसर दे देते हैं इतनी लंबी कैलकुलेशंस का। तो क्या इसको सीखने का बच्चों को कुछ फ़ायदा होगा? क्योंकि ये भी बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होती है कि हम इसे क्यों सीखें? जब हम इसको सीबीएसई में यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा है उनको सीखने का? हाँ, ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है जब भी हम अभ्यास वर्गों में आचार्यों के साथ बातचीत करते हैं कि इसको हम एग्ज़ामिनेशन में वैदिक गणित का प्रयोग करें कि ना करें। जी, वैसे जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं, परीक्षाओं की बात करते हैं, तो हमें तो जो बोर्ड का पैटर्न है, चाहे वो स्टेट बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड है या कोई आईसीएसई या अन्य कोई भी बोर्ड है, उसके रूल्स को तो हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा, मार्क्स की दृष्टि से। जी। लेकिन वैदिक गणित जिन बच्चों को आता है उसको कॉन्फिडेंस होता है कि जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। अगर हमने स्टेप वाइज़ किए हैं, स्टेप के मार्क्स होते हैं, लेकिन हम वैदिक गणित का ज्ञान जिन बच्चों को होता है वो उसका उत्तर उसको पहले मालूम होता है कि उत्तर आएगा, तो उसको किसी प्रकार का उसमें डाउट नहीं रहता है कि मेरा प्रश्न गलत होगा कि ठीक होगा। और उससे उसका एक तो एकाग्रता बढ़ती है वैदिक गणित से और मैथ में जो है उसका जो परसेंटेज है और आत्मविश्वास है, वो दोनों में बढ़ोतरी होती है। जी, बिल्कुल सही है। अगर बच्चे अपने आंसर्स को रीचेक करें, तो उनको लंबे प्रोसेस से जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने क्वेश्चन के आंसर्स को ईज़िली क्रॉस चेकिंग करके चेक कर सकते हैं कि उनका कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है, तो वहाँ पे इनके लिए हेल्पफुल है काफ़ी। अच्छा, गोपाल दास जी, एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आप 2007 से विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के वैदिक गणित प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्या अपने इस कार्यकाल में आपको कभी ऐसा लगा कि आप ये दायित्व नहीं निभा पाएँगे? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ऐसा प्रश्न अभी वैसे अभी तक तो ऐसा विचार मन में नहीं आया था, आपने प्रश्न ही इस प्रकार का पूछ लिया। जी। वैसे मेरे मेरे को वैदिक गणित में जो मेरी रुचि है, उसके अनुसार अभी तक मुझे इस प्रकार की कोई कठिनाई क्षेत्र के काम में नहीं आई, जितना काम अभी तक किया जाता है। जी। चाहे हमारे उत्तर क्षेत्र की बैठकें हों, योजनाएँ बनानी हो या अखिल भारतीय बैठक हैं, मैंने अभी तक 2 अखिल भारतीय बैठकों को छोड़कर सभी बैठकों में अपनी उपस्थिति दी है। तो विद्या भारती में जब 1995 में पहली बैठक कुरुक्षेत्र में उसमें विचार हुआ था, तो उसमें हम विद्या भारती से नहीं जुड़े थे। उसके बाद 96 में जब विद्या भारती में प्रवेश हुआ, तो उसके बाद जो पहली गोष्ठी हुई है, वो जबलपुर में हुई है।
तो जबलपुर की गोष्ठी के बाद जितनी भी गोष्ठियाँ हुई है, उनमें 2 गोष्ठियों को छोड़कर शेष सभी गोष्ठियों में मेरी सहभागिता रही। और उत्तर क्षेत्र में भी लगभग हर प्रकार की बैठकों में, योजनाओं में मेरा आना-जाना रहा है। तो अभी तक इतनी कठिनाई नहीं आई है। अभी सरकारी, पहले तो हम विद्या भारती में ही होते थे, छुट्टियों जी, की दिक्कत अभी नहीं होती थी, लेकिन अब सरकारी क्षेत्र में छुट्टियों का भी होता है, लेकिन अभी तक सामंजस्य बना हुआ है। तो जो मेरी छुट्टियाँ होती है, लगभग मैं विद्या भारती के ही कार्य में उनको लगाता हूँ। घर के कार्य में अभी तक मैंने बहुत कम प्रयोग अपनी छुट्टियों का किया है। और जहाँ तक कठिनाई की बात है, कठिनाई इसलिए नहीं है क्योंकि जब मेरे पास ये दायित्व आया था, उस समय अभी हमारे पूरे सभी प्रांतों में इस प्रकार से वैदिक गणित जानने वाले जो हमारा संगठनात्मक ढांचा था, वो ठीक नहीं था, सुदृढ़ नहीं था। तो किस प्रकार से क्विज़ करवाना है, उसमें क्या-क्या बातों, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ऐसी बहुत सारी कमियाँ थी। लेकिन जब से मेरे पास दायित्व आया, उसके बाद हमने पहले ही प्रांत प्रमुखों के साथ बैठ करके, उनके साथ विचार-विमर्श करके कि विज्ञान मेला है, तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जिससे जो विवाद कभी उत्पन्न हो जाते थे, मेरे आने के पश्चात मुझे नहीं ध्यान में आता कि कभी कोई ऐसा हमारे उत्तर क्षेत्र के किसी में या प्रांत में कभी इस प्रकार का कोई विवाद उठा हो, जिससे बच्चों में निराशा आई हो कि नहीं, हमारे साथ भेदभाव हुआ हो। और किसी बच्चे का प्रश्न कभी आया भी, तो हमने उसका बिल्कुल सही समाधान करके उनको दिया है। तो अभी तक इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। आगे अभी भविष्य है, उसमें कोई पता नहीं आगे नहीं, किस आगे प्रकार भी का होता है। होनी नहीं बाकी चाहिए। उत्तर आपने क्षेत्र आप में बहुत ही अच्छे से इतने उत्तर सालों से ये क्षेत्र कार्य को सँभाल रहे में हैं। अनुभवी और हमारे उत्तर क्षेत्र में बहुत अनुभवी लोग कार्य कर रहे हैं, समय-समय पर समीक्षा करते हैं। जब भी उनको इस प्रकार का लगेगा, वो इसमें उनके सुझाव हमें मिलते रहते हैं, हम उनके अनुसार अपने आप को कार्य में लगाते हैं। जी, बहुत अच्छा। अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? आज के बच्चों के लिए, उनके लिए कोई संदेश जो आप वो बताना चाहेंगे वैदिक गणित के प्रति? वैदिक गणित के प्रति जो मैं संदेश देना चाह रहा हूँ, एक तो जो एक जानकारी मुझे शेयर करना रह गया, जो आज की बैठक में हमें हमारे जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, आदरणीय शिव कुमार जी के द्वारा हमें प्राप्त हुई कि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू कर दी गई है भारत में। जी, तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वैदिक गणित अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनने जा रहा है। तो गणित को वैदिक गणित विधियों के द्वारा कैसे उनका समावेश किया जाएगा, इसके लिए चरणबद्ध तरीके से इनको पाठ्यक्रम में लाया जा रहा है। तो जैसे छठी में, 9th में और 11th में एक वर्ष में आएगा, उसके बाद 7वीं में, और ऐसी तरह से 10वीं में, ऐसे अलग-अलग स्टेप्स में हर वर्ष इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। तो एक तो वैसे भी ये अब आवश्यक हो जाएगा सभी के लिए पढ़ना। दूसरा, वैदिक गणित जब हम इसमें पढ़ने लगते हैं, इसका जब इसमें एक बार रुचि हो जाती है, इसका अभ्यास थोड़ा-सा हो जाता है, तो हमारे मन की एकाग्रता बच्चों की बनती है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आगे आते हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चे काफ़ी बाकी बच्चों से की तुलना में, जिनको वैदिक गणित का ज्ञान होता है, वो काफ़ी आसानी से उनमें क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। जो प्रश्न बाकी बच्चे 2-3 मिनट लगा के करेंगे, वो बच्चे सेकंडों में हमारे वैदिक गणित के बच्चे करते हैं। और मेरा अनुभव है कि जो जिन बच्चों को मैंने वैदिक गणित की टीमों में आज तक लिया है, कभी उत्तर क्षेत्र में पहुँचे, प्रांत में भाग लिया, वो आज डॉक्टर और बैंक के मैनेजर और अच्छे पोस्टों के ऊपर वो कार्यरत हैं। और आज भी उनके फ़ोन आते हैं, तो वो कहते हैं कि यह लाभ हमें वैदिक गणित की वजह से मिला है, और उसका लाभ हमें आगे की पढ़ाई में भी काफ़ी मिला है। तो एक वैदिक गणित जो चुटकियों में प्रश्नों को हल कर देता है, तो इसको तो हर बच्चे को सीखना चाहिए। ऐसा ही मैं अपेक्षा सभी विद्यार्थियों से करता हूँ, ताकि उनका एक उज्ज्वल भविष्य बन सके। जी, गोपाल दास जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज विदेशों में भी वैदिक गणित की काफ़ी चर्चा है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हाँ में भी जी। वैदिक गणित के कोर्सेज़ शुरू करवा दिए गए हैं। तो जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही अच्छे ढंग से हमें बताया कि वैदिक गणित क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और कई ऐसी जानकारियाँ दी जो हमें नहीं पता थी। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमें आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार मिलता रहेगा। नमस्कार। ठीक है जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।